नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी उमस से मिलेगी राहत। विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे बीजेपी एमएलए मदन दिलावर स्पीकर पर लगाए आरोप। वहीं राम मंदिर की नींव में रखी जाएगी धार्मिक स्थल रामदेवरा की मिट्टी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं कुछ राज्यों में बाढ़ के कहर ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी है। बता दें कि असम और बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इधर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी आज छिटपुट बारिश होगी। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। पंजाब व हरियाणा में उमस भरा मौसम बना रहा, तापमान सामान्य रहा। चंडीगढ़ में तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब में पटियाला में तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश के बाद 3 भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रॉली पानी में बह गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर को भी अपने साथ बहा ले गया। दरअसल यहां कैलाश नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे खनन में लगे 3 ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गए। किसी तरह ट्रैक्टर में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में झूला गांव में बादल के फटने से 5 से 6 घरों को नुकसान पहुंचा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने पानी के बहाव में फंसे लोगों को निकाला। उधर ओडिशा के केंद्रापाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाने गए 15 साल के बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ बच्चे को नदी में खींच ले गया। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे का शव मिला। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत जगतगुरु स्वामी परमहंसाचार्य महाराज ने राम मंदिर निर्माण की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए रविवार को अपने स्थान पर समस्त विघ्न बाधा निवारण धर्म आदेश महायज्ञ का विधि विधान पूर्वक आयोजन किया। इसके साथ ही सभी देशवासियों से 5 अगस्त के दिन अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जन्मभूमि पूजन के उपलक्ष्य में 5 दीपक जलाने और 5 वृक्ष लगाने के लिए धर्मादेश जारी किया। अयोध्या की सबसे प्राचीन छावनी व महात्यागी संतों की आचार्य पीठ होने की हैसियत से स्वामी जी ने यह धर्म आदेश समस्त भक्तों को दिया है। साथ ही शारदा पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो मुहूर्त पर झूठा व कांग्रेस से प्रेरित होकर बयान दिए, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए भी हवन कुंड में 5 आहुतियां दी। स्वामी परमहंसाचार्य ने कहा कि दीप जलाएंगे, अंधेरा मिटाएंगे और वृक्ष लगाएंगे व प्रदूषण मिटाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः भारत में राम राज लाएंगे। 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, उसकी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए हमने समस्त विघ्न बाधा निवारण धर्मादेश महायज्ञ का आयोजन आज हमने किया। और साथ ही साथ अयोध्या की सबसे पुरानी संतों की छावनी एवं साधु संतों के जो महात्यागी संत हैं, उनकी आचार्य पीठ होने की हैसियत से हमने धर्मादेश जारी किया कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे देश में कम से कम 5 दीप जो है जलाएं और 5 वृक्ष लगाएं। दीप जलाएंगे तो यह अज्ञान रूपी अंधेरा भगेगा और वृक्ष लगाएंगे तो प्रदूषण मिटेगा। और वृक्ष जब जब आप देखेंगे वृक्षों को, तब तक याद आएगी कि 5 अगस्त को
माननीय मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन हुआ है। और मैं भी 5 वृक्ष लगाऊंगा, जिसमें एक वृक्ष युग पुरुष आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से रहेगा, एक वृक्ष जो राम मंदिर के लिए जो बलिदान हो गए हैं उन शहीदों के नाम से एक वृक्ष रहेगा, एक वृक्ष जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने संकल्प किया था राम मंदिर बनाने के लिए, उनके नाम पर रहेगा। और एक वृक्ष जो है जो सेना जो हमारे सैनिक है जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके नाम से रहेगा, और एक वृक्ष जो है रामलला के नाम पर रहेगा। 5 वृक्ष लगाऊंगा। और मेरा धर्मादेश है, मैं तपस्वी छावनी के आचार्य पीठ का, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी देशवासियों से, सभी धर्म प्रेमियों से, सभी सनातन धर्मानुयायियों से और आचार्य परंपरा के हमारी महात्यागी परंपरा के जितने साधु संत हैं, मैं सबको धर्मादेश भी देता हूं कि 5 अगस्त को प्रत्येक लोग 5 दीपक जलाइए और 5 वृक्ष लगाइए। और साथ ही साथ आज हमने जो है कुछ 5 आहुति दिया, जो है श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने जो मुहूर्त को अशुभ बताया है, तो उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने जो है 5 आहुति दिया कि ये शंकराचार्य के पद की मर्यादा की गरिमा के विपरीत है। और शंकराचार्य की उम्र हो गई है, लेकिन भगवान श्री राम लला के मंदिर में किसी तरह का अरंगा वो दोबारा न लगाए, इस तरह का जो है बयानबाजी न करें, जो कांग्रेस से प्रेरित होकर के वो इस तरह का बयान कर रहे हैं। इसलिए उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए 5 आहुति हमने दिया। और साथ ही साथ राम राज्य की स्थापना के लिए हमने मंगल कामना किया कि मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। जय श्री राम। तो उत्तर प्रदेश में एम परिवहन ऐप के जरिए से लोगों की जानकारी जुटाकर लूटपाट करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। इससे लोगों को गुमराह कर लूट का शिकार किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस का सरदर्द भी बढ़ गया है। यह घटनाएं हाईवे पर अंजाम दी जा रही है। जनपद में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि वह लोग सावधान रहे, जिसमें बदमाश अपनी मंशा से कामयाब ना हो पाए। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद की अपील सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस अपील में कहा कि हाईवे पर यात्रा करते समय हमारे पीछे चल रहा वाहन का कोई व्यक्ति मोबाइल पर हमारे वाहन की संख्या व नाम पता खोज लेता है। उसके बाद वह नाम पुकारता है और वाहन को साइड में रोकता है और कहता है, नाम से आवाज दी जाने पर लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें जानता है, लेकिन वह बदमाश होता है। वह अकेला या अपने साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर भाग जाता है। पुलिस अधीक्षक की अपील है कि जिसको चेहरे से नहीं जानते हो उसकी आवाज पर वाहन को ना रोकें, क्योंकि अनजान शख्स बदमाश हो सकता है और लूटपाट की घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानकारी मिली तो जागरूकता के लिए मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी और घटना नहीं हो पाएगी। जब पूरा देश 10 मार्च 2020 को होली का त्योहार मना रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन उसी दिन उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्लाखेड़ा गांव के एक परिवार में उस वक्त मातम छा गया था जब एक हवस के भूखे दरिंदे मनोज पासी ने 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेल्ट से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसका खुलासा करने में उन्नाव पुलिस को करीब 4.5 महीने तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि 10 मार्च 2020 को होली के दिन बिहार थाना क्षेत्र के शुक्लाखेड़ा गांव में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची खेल रही थी। उसी समय गांव का दरिंदा हवस का भूखा मनोज पासी उस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर एक बगीचे की तरफ ले गया और उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेल्ट से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। वह तब से थाना बिहार पुलिस, उन्नाव पुलिस व स्वाट टीम व सर्विलांस टीम हत्यारे की तलाश में दर दर भटक रही थी और आखिर कड़ी मशक्कत के बाद करीब 4.5 महीने बाद मासूम बच्ची के हत्यारे को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल कर पाई। फिलहाल हत्यारे मनोज पासी को पुलिस ने गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेज दिया, लेकिन वहीं परिजनों व इलाके की आवाम की मांग है कि हत्यारे मनोज पासी को अवलिम्ब मौत की सजा दी जाए। ये 10 मार्च को होली के दिन थाना बिहार क्षेत्र में ये जघन्य घटना कारित हुई थी, जिसमें मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी बलात्कार करके। इसमें तमाम टीमें लगी रहीं, लेकिन अभी तक घटना का
खुलासा नहीं हो पाया था। नए एसपी सर ने आते ही इसको चैलेंज ग्रुप में लिया, फिर उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया और पहले प्रकाश में आए मनोज जो उसी गांव का रहने वाला था, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में मनोज ने फिर इनकार किया और बताया कि मैं अंडे वाले के यहाँ गया था पाटन में। जब अंडे वाले को लाया गया और पूछताछ की गई कड़ाई से, तो उसने बताया कि मेरे यहाँ ये सुबह से नहीं थे, ये शाम को आए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके बाद पुनः जब मनोज को कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना करना स्वीकार कर लिया और घटना में प्रयुक्त बेल्ट जिससे उसने उसका गला घोंटा था बरामद हो गया है और उसके कपड़े बरामद हुए हैं, पैंट और शर्ट जिसपे कि खून लगा हुआ है। आपको ये बता दूं कि महत्वपूर्ण कड़ी इसमें ये थी कि घटना के बाद घटनास्थल के पास में एक जूते का निशान मिला हुआ था, जिससे हम लोग को लग रहा था कि इसने घटना किया होगा। लेकिन चूंकि जब अंडे वाले ने बता दिया कि ये सुबह शाम तक मेरे यहाँ तकिया पाटन में थे, तो ये शक हमारा था, ये विश्वास में नहीं बदल पाया और इसलिए हम लोग मनोज को उसमें भेज नहीं पाए। लेकिन एसपी सर ने इसको चैलेंज ग्रुप में लेके आते ही इसमें लग गए और हम सभी टीमें वहाँ लगी रहीं और प्रयास करके इस बहुत ही जघन्य घटना का अनाउंस किया गया है। ये उन्नाव पुलिस का अत्यंत उत्कृष्ट कार्य है, जिसके लिए हमारे एडीजी जोन सर ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। एडीसी साहब, इसमें जो अंडे वाले ने साथ दिया, क्या उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अभी पूछताछ चल रही है और जितना उसका रोल होगा उतनी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसमें विवेचना जारी है और आप लोग ये भी बता दूं कि निर्णय लिया गया कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थित ला के सजा कराया जाएगा, कठिन से कठिन सजा कराई जाएगी इस प्रकरण। और हरियाणा के रोहतक जिले के गांव किलोई में एक अनोखी घटना ने लोगों को अचंभित कर दिया। दोपहर 12:30 बजे एक जल स्तंभ बना व बादल जमीन से पानी उठाते नजर आए। यह नजारा देखकर किसान खेतों से डरकर भाग छूटे। मिली जानकारी के अनुसार कुछ किसान खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे, तभी किसानों ने देखा कि आसमान से बादलों की ओर से एक पाइप नुमा पानी का नजारा सामने आया। वह देखते देखते धान के लिए खेतों में खड़ा पानी आसमान की तरफ जाने लगा। करीब एकड़ खेतों में पानी गायब हो गया। यही नहीं, हवा के वेग से बना यह जल स्तंभ 2 पेड़ों को भी उखाड़ ले गया। साथ ही धान की पौधे भी पानी के साथ बादलों में समा गए। किसान बलवान सिंह ने बताया कि शिव मंदिर में से आगे नहरों की तरफ यह जल स्तंभ बना व पानी ऊपर उठने से किसान भयभीत हो गए। यह करीब 20 एकड़ तक बढ़ा, लेकिन बीच में सड़क आने से खत्म हो गया। यह प्रक्रिया करीब 20 मिनट तक चली। धान की पौध भी उड़ गई। किसानों ने यह पौध 2000 रुपये प्रति एकड़ से खरीदी थी। वहीं किसान गोपी, धर्मपाल, बलवान, रामभज को करीब 20 एकड़ में नुकसान हुआ है। मौसम एक्सपर्ट नवदीप दहिया ने बताया कि यह पानी बादलों में जाकर मिल जाता है। जैसे बादल बनते हैं, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जल स्तंभ हवा की वजह से बनता है। जब आसमान से सक्रिय बादलों का निर्माण होता है तो उसी समय यह प्रक्रिया होती है। बादल जिस तरफ से आ रहे होते हैं उसके विपरीत ही हवा आने पर बनते हैं। जब हवा एक गोलाई से ऊपर उड़ती है तभी यह बनता है। ज्यादातर जल स्तंभ ताकतवर नहीं होते, वह ये 15 से 20 मिनट तक ही रहते हैं। भारत में यह बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यह प्राकृतिक क्रिया है। यहाँ अधिक नमी होने पर बनती है। इससे जलाशय का पानी ऊपर खींचने लगता है। वहीं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के जिला समन्वयक सौरभ धीमान ने बताया कि अभी वह दिल्ली के वैज्ञानिकों से इस बारे में संपर्क करेंगे। राजस्थान में इस प्रकार का जल स्तंभ केवल रेत का बनता है, जो एक पिलर जैसा दिखाई देता है। वह एक विशेष गोलाई में रेत ऊपर आसमान की तरफ जाता दिखाई देता है। लेकिन इस जल स्तंभ ने करीब 20 एकड़ जमीन से पानी उठा लिया। लोगों का कहना है कि हो सकता है बादलों का पानी खत्म हो गया, इसलिए जमीन से पानी बादलों द्वारा सोख लिया गया। अभी यह प्रक्रिया किताबों में पढ़ने को मिलती थी कि जमीन पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन आज धरातल पर भी देखने को मिला। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल विधायक मदन दिलावर ने आज विधानसभा में सचिव पीके माथुर के कमरे में धरना दिया। यह धरना बसपा विधायक के विलय से जुड़ी याचिका मामले में दिया गया है। मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि स्पीकर बसपा विधायकों पर फैसले की कॉपी नहीं दे रहे।
दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस विधायक दल में विलय को लेकर सवाल उठाए। मदन दिलावर ने कहा कि उन्होंने 16 मार्च को इस विलय के खिलाफ स्पीकर के समक्ष याचिका लगाई थी, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बिना सुने ही याचिका निस्तारित कर दी। मदन दिलावर ने स्पीकर की तरफ से एक तरफा कार्रवाई करते हुए कहा कि स्पीकर की तरफ से न तो उन्हें सुना गया और न ही याचिका के निस्तारण की जानकारी दी गई। मदन दिलावर ने इस मामले में विधानसभा सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव मैं उनका फोन भी नहीं उठा रहे। वहीं मदन दिलावर ने कहा कि अब इस मामले में वैधिक कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। दिलावर ने स्पीकर के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एक तरफ तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के नहीं होने पर सचेतक की शिकायत के बाद स्पीकर ने तत्काल नोटिस जारी कर दिया, तो दूसरी तरफ उनकी शिकायत पर पहले तो 4 महीने सुनवाई नहीं की और जब उन्होंने 17 जुलाई को स्पीकर की रिमाइंडर करवाया तब एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। दिलावर ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए ऐतराज जताया। खबर नागौर की कुचामन सिटी से, जहां ग्राम पंचायत जिलिया द्वारा कुछ माह पूर्व गंदे पानी की निकासी के लिए जमीन खोदकर पाइपलाइन लगाई गई थी, लेकिन जमीन में पाइपलाइन लगाते समय लापरवाही की वजह से पाइपलाइन की जॉइंट लीकेज होने से घरों की नींव में पानी घुस गया, जिससे लोगों में भय की स्थिति बन गई है। ग्रामीण विश्व भगवान धादीच ने बताया कि पिछले पंचायत कार्यकाल में टूटी नालियों को देखते हुए पंचायत प्रशासन द्वारा धादीच कॉलोनी तक पाइपलाइन डाली गई थी। इधर देखा जाए तो पाइपलाइन की साफ सफाई कार्य में अनियमितताएं होने के कारण पाइपलाइन जगह जगह कचरा भर गया, जिसके कारण पाइपलाइन लीकेज होकर गंदा पानी घरों की नींव में जाने से मकान क्षतिग्रस्त होने की नौबत आ गई। वहीं मजबूरन होकर लोगों को स्वयं की धनराशि से पाइपलाइन को दुरुस्त करवा रहे हैं। इस समस्या की ओर ग्राम पंचायत के अधिकारी व जनप्रतिनिधि ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बड़ी जन व धन हानि होने की संभावना बनी हुई है। आज से साल भर पहले ग्राम पंचायत की तरफ से नाला का पानी का निकासी के गांव का निकासी के लिए पाइप लगाया था। वो पाइप लीक होने की वजह से और बढ़िया से लेवल के आधार के ऊपर नहीं लेने की वजह से मेरे घर के सामने से लीक होकर के मेरा घर की नींव बैठ गई है। मेरा घर की यह हालत हो गई है कि अब गिरूं इसकी जिम्मेदारी कौन? ग्राम पंचायत जिला से मैं निवेदन करता हूँ मेरा ये काम जल्दी से जल्दी पाइपलाइन करके और ठीक करवाई। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां स्थानीय कस्बे में उदयपुर वाटी तहसीलदार अनुराग यादव ने कोरोना वायरस को लेकर बिना मास्क लगाए दुकानदारों के चालान काटे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की। तहसीलदार अनुराग यादव की टीम द्वितीय दल ने रविवार को 14,700 रुपए के चालान काटे। तहसीलदार अनुराग यादव का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार जहां गंभीर है तो वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद कोरोना वायरस से बचने का है। चालान काटकर लोगों को समझाया जा रहा है कि वो बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। सरकार के निर्देश अनुसार कोरोना वायरस से बचना है तो मुंह पर मास्क लगाना होगा व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। जो लोग बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमते नजर आएंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के आदेश दिनांक 23 तारीख को आदेश हुए थे, जिसमें चालान का उन्होंने मेंशन किया था। इसमें यह था कि कोविड-19 के केसेस हमारे राजस्थान में भी और इंडिया में भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो इनकी रोकथाम ही इनका उपचार है। क्योंकि कोविड-19 का ऐसा कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है अभी, तो अगर जितना बचाव हो उसके वही उपचार है। और बचाव के लिए देखा गया है कि आसपास एरिया में बिना मास्क के या बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालना के लोग घूम रहे हैं, तो उनको रोकने का एक तो है कि वो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से मास्क लगाएं, और दूसरा है कि एक गवर्नमेंट की ओर से चालानिंग का एक मैसेज है उसके थ्रू कि आप मास्क नहीं लगाओगे तो आपके चालान कटेंगे, ताकि एक एनफोर्समेंट हो सके, एक लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन सी क्रिएट हो सके उसकी। तो ऐसे डिसाइड किया था बिना मास्क के 200 रुपये है। अगर कोई भी दुकानदार विक्रय करता है बिना मास्क वाले व्यक्ति को तो उसका 500 रुपये चालान है। ऐसे अलग अलग रेंज दे रखी है चालानिंग की। तो इसका बस एक ही मैसेज है, किसी को प्रताड़ित करना या उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डालना, ये इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग मास्क लगाएं। जो मास्क लगा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बिना मास्क घूम रहे हैं उनका चालान होगा, तो उनमें थोड़ा रहेगा कि
जो खुद से नहीं समझते हैं। उनको ये रहेगा कि भाई नहीं लगाओगे तो चालान हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्टिव है, अधिकारी काम कर रहे हैं, वो आपका चालान करेंगे। तो एक जैसे पुलिस एक्ट करती है वैसे ही एक चालानिंग एक मैसेज का है। चालान काटना बेसिकली एक मैसेज ही है, बाकी किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और जितना हम कोविड-19 को फैलने से रोकेंगे उतना ही हमारी सोसाइटी के लिए बेटर रहेगा, उतना ही देश के लिए बेटर रहेगा। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी सोसाइटी जो पहले रन कर रही थी, हम बहुत जल्दी उसी पेज पे फिर से अपनी सोसाइटी को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम इसमें कामयाब भी रहेंगे। यही कलेक्टर साहब का उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए 23 तारीख को ऑर्डर किया था कलेक्टर साहब ने, 24 से हमने स्टार्ट किया था। हमने कंटिन्यूस पहले दिन इसमें 14,000 के चालान काटे हैं, 57 लोगों के चालान कटे थे। और आज फिर से हमने 13,000 के चालान काटे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी 30,000 के अराउंड हमारा कलेक्शन हो गया है, जो हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये सिर्फ तहसीलदार उदयपुर वाटी की ओर से है, बाकी इसके अलावा उपखंड अधिकारी जी का भी है और हमारे गुड़ाखोर वाले नायब तहसीलदार जी भी हैं, और भी ज़िले के और भी लगे हुए सारे उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व पुलिस भी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में चालान के थ्रू पैसा भी डिपॉजिट हो और लोगों को मैसेज भी जाए कि देखिए मास्क लगाना कंपलसरी है। अगर इसको कोविड-19 को रोकना है तो मास्क ही एक उपाय है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ही एक उपाय है। जितना आप सजग रहेंगे उतना ही सोसाइटी के लिए बेटर रहेगा, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, सोसाइटी स्वस्थ रहेगी। तो अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद आखिर भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। वहीं निर्माण में लोकप्रिय धार्मिक स्थल जैसलमेर के रामदेवरा की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा और यह मिट्टी नींव में रखी जाएगी। इसके लिए रामदेवरा से मिट्टी, राम सरोवर तालाब का जल और भस्मी के कलश को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भेंट किया गया, जिसमें अयोध्या ले जाया जाएगा। वहीं जग विख्यात बाबा रामदेव के मंदिर के आगे पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद जय श्री राम के जयकारों के साथ इस सामग्री को यहां से रवाना किया। इस अवसर पर गादीपति भोम सिंह तंवर, सरपंच समंदर सिंह तंवर, चिरंजी लाल सोनी, मूलचंद सोनी, मदन सिंह राठौड़, मालम सिंह राठौड़ आदि लोग शामिल रहे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का समाधि स्थल होने के कारण देश भर के बड़े धार्मिक स्थलों में शुमार है और यहां प्रति वर्ष 80 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शनार्थ आते हैं। जय श्री राम। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने वाले श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन में रामदेवरा राजस्थान के पवित्र बाबा रामदेव जी के राम सरोवर की मिट्टी, राम सरोवर का जल व समाधि की पवित्र विभूति यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना की गई। यह मंदिर श्री राम के भक्तों के लिए और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बानसूर के गांव चूला के हरनाथ की ढाणी में एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मरने वाले का नाम महिपाल गुर्जर है, जो संजय यादव मर्डर गुर्जर से आरोपी है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व 21 जुलाई को एक युवक को सर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी घटना में एक आरोपी मृतक महिपाल गुर्जर ने स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली। पुलिस कई दिनों से मुलजिम को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी। वहीं मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना की सूचना पर बहरोड डीएसपी अतुल साहू, हरसोरा थाना प्रभारी थाना सत्यनारायण गुर्जर, बानसूर थाना प्रभारी नरेश चंद शर्मा व मैं एसएफएल टीम सहित पूरा जाब्ता पहुंचा। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बानसूर, वहाँ पर संजय यादव निवासी ऊजपुर की कुछ व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। उसमें एक हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें 5 व्यक्ति नामजद थे। उन 5 नामजद व्यक्तियों में से आज एक व्यक्ति ने थाना हरसोरा में एक हरनाथ की ढाणी है, वहाँ पर उसके गोली लगने की सूचना में मिली थी। उस सूचना पर मौके पर थानाधिकारी थाना हरसोरा को वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उस संबंध में एफएसएल टीम को बुला के जाँच की जा रही है। जो व्यक्ति आज मृतक है उसका नाम महिपाल गुर्जर निवासी छींड है और उसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी उस मर्डर के मामले में वांछित थे, मोहर सिंह और विक्रम, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है
मौके से एक देसी अवैध कट्टा बरामद किया गया है और एक खाली केस भी बरामद किया गया है। तो इस संबंध में जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर आगे की जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर पहले दृष्टया क्या देखा जाता है? अभी जांच के बाद ही निर्णय बताया जा सकेगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि हाथ में जैसे इसका कट्टा था तो कुछ भी हो सकता है संभव। तो उस संबंध में जांच की जाएगी। अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या, और अगर किसी जो संबंध में रिपोर्ट देंगे उसमें जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मर्डर मिलूँ था जो शामपुरा में था। हाँ, ये नामजद आरोपी था महिपाल गुर्जर, और मुख्य अभियुक्त भी यही बताया जाता है। अन्य अभियुक्तों से भी जांच की जाएगी और उस मामले में कार्रवाई करेगी। उसमें 2 शेष चल रहे हैं जिसके संबंध में हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो इसी के साथ स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।